हो चुके हैं जनाब फजील अहमद साहब। मैं उनका खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। आपकी नजर एक गहरी रही है हमेशा, और आप हमारे सवालों के जवाब में जाहिर सी बात नाजरीन आपको सुनने के लिए बिलखुसूस आते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। बजाय इसके कि तमाम मौजूआत पे मैं बात कर ही चुका हूं, तो सबसे बड़ी बात यह है फजील साहब, बात की जाए सबसे पहले इजराइल से शुरू करेंगे। खास खबर आई कि इजराइल में कार धमाका हुआ और उसमें रशिया का सीनियर जनरल मार दिया गया। तो ये रूस का जो सीनियर जनरल मारा गया है, क्या ये सिर्फ टारगेट किलिंग कही जाएगी, या फिर किसी बड़ी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा कहा जाएगा इसको? देखिए, इसको यूक्रेन से जोड़ के देखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि टारगेटेड किलिंग है। यूक्रेन के युद्ध में जो लोग अब रशिया से तो यूक्रेन से निपट नहीं पा रहे, तो बड़े अफसरों को या बड़े लोगों को टारगेट किलिंग करके जो लोग, क्योंकि युद्ध की रणनीति ऊपर से तैयार होती है, हाई लेवल पे जो रणनीतिकार होते हैं उन लोगों की पॉलिसी के हिसाब से ही नीचे के जवान काम करते हैं और वही जीत हार का सिस्टम तय करते हैं। तो उन लोगों को लगा होगा कि, ऐसा मेरा मानना है, ज्यादातर इसी तरह की घटनाएं इजराइल चूंकि पहले भी ईरान के कई बड़े लोगों को टारगेट किलिंग कर चुका है, तो अमेरिका और इजराइल एक हैं और अमेरिका की नाक लगी हुई है यूक्रेन युद्ध में। अमेरिका बेहद परेशान है। एक तरफ इजराइल को बचाने के लिए परेशान है और दूसरी तरफ यूक्रेन को बचाने के लिए परेशान है। और कहीं दोनों जगह उनकी दाल नहीं गल पा रही है। ना तो वो रूस को समझा पा रहे और ना ही फिलिस्तीन को समझा पा रहे। अब आज देखिए, एक खबर बहुत तेजी से वायरल हुई कि टर्की के द्वारा दिया हुआ हथियार पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी करके उसको तहस नहस कर दिया। जबकि ऐसी कोई खबर ना तो टर्की ने किसी कोई बात कहा और ना इजराइल ने कहा। ना इजराइल ने श्रेय लिया, ना टर्की ने अफसोस जाहिर किया। फिर भी ये खबर तेजी से दौड़ रही है। मैं इसीलिए सबसे कहता हूं कि वेस्टर्न मीडिया की खबरों पर ध्यान ही मत दीजिए, उसको स्क्रॉल कर देना चाहिए। ना पढ़िए, ना देखिए, ना समझिए उसको। वेस्टर्न मीडिया केवल अफवाह जो है, अफवाहों की मीडिया रह गई है। ये तो बहुत साल से 50 साल से लोग समझ नहीं पाए। अब सोशल मीडिया के जमाने में लोग समझ जा रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो अफवाह मीडिया बन चुका है और वो पश्चिमी देशों का एक भोपू हो गया बस, और कुछ नहीं है। तो इसलिए कभी भी वेस्टर्न मीडिया पर न तो भरोसा करे, न उनकी बात को आगे बढ़ाए, और उसको न देखे, न समझे, न कुछ भी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया सच्ची मीडिया है, वो डायरेक्ट पहुंचाती है, उसी पर भरोसा करना चाहिए। तो ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, तो अब जिस तरह से ईरान के बड़े बड़े हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह साहब को और यहाँ हुती के यमन के प्राइम मिनिस्टर की हत्या किया, तो ये सब पहले से रिकॉर्ड इजराइल का रहा है और वही काम इन्होंने रूस के अफसर के साथ किया है। और इसका भी 2-4 दिन में खुलासा हो जाएगा, क्योंकि रूस तो छोड़ने वाला नहीं है। रूस तो जरूर इस पर बात करेगा और कर भी रहा होगा, क्योंकि अभी मामला सामने नहीं आया। जी अच्छा, ये अभी एक जो रिकंस्ट्रक्शन वाला प्लान का मसला आया था सामने, उसके बारे में बात हो रही थी कि ट्रंप ने $60 अरब वाले गाजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान को फेक न्यूज बताया। तो फिर सवाल ये उठता है इस पे फजील साहब कि क्या गाजा सिर्फ कागज के टुकड़ों पे बसाया जा रहा था? फेक न्यूज थी तो अरब क्यों तैयार हो गया था पैसा लगाने के लिए? यूएई क्यों तैयार हो गया था? यूएई क्यों तैयार हो गया था? और मिस्र, जॉर्डन, सब लोग तैयार हो गए थे कि हम पैसा लगाएंगे। कोई मजदूर दे रहा था, कोई मशीन दे रहा था, कोई सीमेंट दे रहा था। तो फेक न्यूज पर सारे लोग आगे बढ़ गए थे। हाँ, ये जरूर है कि ट्रम्प की आदत है बैक फुट आ जाने की। एक बार आगे बढ़ते हैं, फिर 4 कदम पीछे हट जाते हैं। और दुनिया परेशान है इसी बात से। कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, न तो यूक्रेन युद्ध का, न इजराइल का। इसी बात से परेशान है कि अमेरिका क्या करे, इजराइल को बचावे कि अमेरिका अपने आप को बचावे। जब लड़ाई, अब दुनिया ने साथ छोड़ दिया अमेरिका का। आपने देखा फिलिस्तीन को राष्ट्र बनाने के लिए
पूरी दुनिया अलग पड़ गई। ये बात का असर तो हो गया है। अब उसको कल को मान लीजिए सब लोग मिल करके अमेरिका के ही पर बम्बार्टमेंट शुरू कर दें, मिसाइल डालना शुरू कर दें, तो अमेरिका अपने आप को बचाएगा कि इजराइल को बचाएगा? क्यों भाग के जा रहे हैं नेतन्याहू? नेतन्याहू क्यों जा रहे हैं? अमेरिका से मिलने जा रहे हैं ना, अमेरिका के शरण में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बहुत मतलब फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है ईरान ने, बहुत फुल प्रूफ थे ईरान। उसमें टर्की, अरब, ईरान और हिजबुल्लाह हूती तो खैर है ही। ये सब लोग मिल करके चौतरफा हमला इजराइल पर करेंगे अगर इजराइल ने युद्ध करने की कोशिश की तो। ऐसी तैयारी पूरी हो चुकी है और इसमें टर्की और अरब अमेरिका का खास बंदा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो इधर पैर डाले कि इधर पैर डाले। कभी उनको अगर टर्की शुरू कर दे, बीच में इजराइल है, बगल में अरब है, उधर सीरिया ने भी इस पूरे ग्रुप में ज्वाइन कर लिया है। मतलब टर्की, सीरिया और अरब और ईरान, हूती, हिजबुल्लाह और शिया मलेशिया, ये सारे लोगों ने मिल करके एक ग्रुप तैयार कर लिया है इनके खिलाफ लड़ने के लिए, इजराइल के खिलाफ। अब सोचिए कि जो हूती के डर से लाल सागर छोड़ के भाग गया अमेरिका, नहीं लड़ाई को आगे बढ़ाया, कल को टर्की और अरब तो सिर्फ खामोश हो जाए, लड़े मत, केवल वो अमेरिका का साथ मत दे। अरब का रोल सिर्फ इतना, हाँ बस इतना ही है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दे, क्योंकि थॉट सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम अरब अपने यहाँ लगाने की इजाजत दे देता है और वो सिर्फ खामोश हो जाए। ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और अगर टर्की कुछ कर सकता है तो टर्की अगर मेडिटेरियन सी को लॉक कर सकता है और बाकी उसके अंदर मिलिट्री पावर तो है ही। सारे मुस्लिम देशों से ईरान के बाद अगर किसी के पास मिलिट्री पावर है तो टर्की के पास है। तो उधर से टर्की शुरू हो जाए इधर, क्योंकि देखिए टर्की को भी साइप्रस और गोलान हाइट से बहुत इंटरेस्ट है और दोनों जगह इजराइल अपनी टांग फंसा के रखा है। गोलान हाइट को अमेरिका भी कहता है कि ये सीरिया का हिस्सा है और 5 शहर, टर्की को सीरिया के 5 शहर, अलेप्पो और उसके आसपास के जो 5 शहर हैं गोलान हाइट से नीचे 150 किलोमीटर की ये रेंज है, 5 शहर में बहुत इंटरेस्ट है टर्की को। और इजराइल ये सोचता है कि अगर हमने गोलान हाइट छोड़ दिया तो इन लोगों का बहुत तेजी से हमला इधर से भी हो जाएगा, फिर वो इजराइल जो है उसको संभाल नहीं पाएगा। हालांकि इसी के लिए उन्होंने एक पहाड़ पे जाकर के उसको सर्वे भी किया। तो ये जो 5 देशों का ग्रुप बन के तैयार है, इसके खबर मिलते ही जो इनके इंटरनल रिसोर्सेज हैं हम आईडीएफ के, इजराइल के जी, तो ये भाग के जा रहे हैं अमेरिका कह रहा है कि हमने B-2 बॉम्बर बना लिया है और ज्यादा। अमेरिका उनको तसल्ली दे रहा है कि हमने B-2 बॉम्बर और ज्यादा बना लिया। उनका 2 B-2 बॉम्बर तो ईरान ने उस टाइम गिरा दिया था और उसी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके, कॉपी करके ईरान ने भी B-2 बॉम्बर बना लिया है। और जो B-2 बॉम्बर का मजाक उड़ाया रूस के, B-2 बॉम्बर जैसा ना पहले रूस के पास जहाज होता था, B-2 बॉम्बर जैसा, तब यूरोप के लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना भारी भरकम जहाज बना लेते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना भारी भरकम जहाज क्या करेगा। लेकिन आज देखिए वैसा ही भारी भरकम जहाज बना के अमेरिका खुश है, कॉपी कर रहा है, कह रहा है कि हमने B-2 बॉम्बर बना लिया है। हम रूस इतना हैवी जहाज इसलिए बनाता था कि रूस का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, एक तरफ से दूसरी तरफ उड़ने के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है अपने ही देश में। अगर उसे पूरे देश की सुरक्षा करनी है तो अपने देश में ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा फ्यूल चाहिए, फिर कई मिसाइलें एक साथ जहाज में लगा दीजिए। तो रूस का एक भौगोलिक ऐसा था कि उसकी होशियारी थी, ये लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज जो है वही B-2 बॉम्बर रूस की ही कॉपी करके इतना भारी भरकम जहाज बना रहे। और 2 जहाज आया था
इनके हमला करने ईरान के ऊपर, जिसमें एक तो वही मार गिराया था, एक शायद बच गया था। तो ये लोग जो है, अब इनको मालूम हो गया इंटरनल कि ईरान बड़ी-बड़ी मिसाइलों की तैयारी कर रहा है। इधर इन लोगों ने हाथ मिला लिया है। अब अगर युद्ध छेड़ा तो छेड़ना जरूरी है, नहीं तो ईरान अगर हमला करता है, तो फिर अमेरिका कैसे उसकी मदद करेगा? इस बात की बात करने नेतन्याहू अमेरिका गए। जी। हमारे एक इस वक्त बीच में सवाल इसी से मुताल्लिक है, लिहाजा मैं बीच में सवाल उसका कर रहा हूँ। ये गुलशन शूजी, ये परवीन साहिबा पाकिस्तान से हैं, रोज सवाल करती हैं। आज उनका सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते ही ईरान पर हमला कर सकता है? ये आपके लिए सवाल था, तो उससे वजाहत कर दीजिए थोड़ी। देखिए, अभी हमला मुझे नहीं लगता है कि इजराइल पहले करेगा। अगर करना होता तो अब तक कुछ हमला हो गया होता। वो गए हैं, इसे गए तो हमले को ही लेके गए हैं। अब हम पिछली बार याद है आपको, जब अमेरिका ने कहा कि अभी हम 2-3 महीना इंतजार करेंगे, ईरान पे हमला नहीं करेंगे, उसी सुबह में 5 बजे भोर में ही इजराइल ने हमला कर दिया। लेकिन तब उनको ये नहीं, 12 दिन की जंग होने के बाद इजराइल को आज एहसास है कि अगर हमला हमने किया तो जवाब कितना खतरनाक होगा। इसीलिए पूरी तैयारी करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं नेतन्याहू। अब युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, या कूटनीतिक कोई रास्ता निकालेंगे, ये अभी कहा नहीं जा सकता। और फिर नेतन्याहू और अमेरिका, कभी भी इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इधर ईरान तो पूरा तैयार बैठा है कि अगर हमला करते हैं तो उससे भी जोरदार जवाब मिलेगा इस बार। इस बात की जानकारी तो नेतन्याहू को भी है। तो अभी हमको 12 दिन की जो जंग हुई, उसके सापेक्ष में अगर हम सोचते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी नेतन्याहू इस स्थिति में नहीं है कि वो हमला करें या जंग करने की स्थिति में नहीं है। जी नहीं, आप कह रहे हैं। वैसे 29 दिसंबर को उनकी अगली मीटिंग है, उनके साथ में, ट्रंप के साथ में। और अभी एक इजराइल की रिपोर्ट इसी से मुतालिक बात निकली तो बता दूं। इजराइल की रिपोर्ट आई है कि ईरान के साथ जो 12 रोजा जंग हुई इजराइल की, अब तक की सबसे बड़ी तबाही साबित हुई है। तो क्या इजराइल की मिलिट्री ताकत पर पहली बार बड़ा सवाल खड़ा हुआ है? देखिए, इजराइल के पास मिलिट्री पावर पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। पहले केवल, जैसे हम लोग के भाषा में, इंडिया में कहते हैं ना, भौकाल, बस भौकाल था। भौकाल बना के रखा था डरवा करके, कि जैसे गांव के लोग होते हैं ना, 8-10 राइफल खरीद लेंगे, 10-20 गुंडों को पाल लेंगे, उनको लेके ढूंढने वाला, वो एक दिखावा होता है। उसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पाते। तो इजराइल जो है, केवल उसको आयरन डोम उसका फेल हो गया। शुरुआत से आज से 3 साल पहले 3 दिन के लिए बरगुरियन एयरपोर्ट बंद हो गया। 5000 की मिसाइल हमास ने मार दिया, हजारों मिसाइल, छोटा सा पाइप में मिसाइल बना करके हजारों, उनका आयरन डोम फेल हो गया। उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था कि इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़े। तो उनका कुछ भी नहीं रहा। बख्तरबंद गाड़ियों में उनके सैनिक चलते हैं। मरकावा टैंक का इतना नाम था, हमास वालों ने मारा कि मरकावा टैंक खत्म हो गया। अभी काहे नहीं मरकावा टैंक की बात करते हैं इजराइल। मरकावा टैंक का चर्चा था, उनके बख्तरबंद गाड़ियों की चर्चा थी, उनके मिसाइल प्रोग्राम की चर्चा थी। सारा तो फेल हो गया। और सैनिक तो ऐसे थे कि जब हिजबुल्लाह से जमीनी लड़ाई शुरू हुई, पहले हिजबुल्लाह से पहले जमीनी लड़ाई शुरू हुई, तो हिजबुल्लाह ने टैंक का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो नजदीक है। तो जब टैंक के गोले चलते थे तो आईडीएफ के सैनिक बेहोश हो जाते थे। उन्होंने ऐसी आवाज ही नहीं सुनी थी। उस सुनते ही आवाज, जैसे टैंक चलता था, उसकी आवाज सुन के वो आईडीएफ के सैनिक बेहोश हो जाते थे। ऐसी आवाज ही नहीं सुना था उन्होंने। वो इतने साल, जब मिस्र के साथ उनका जब हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने जो अपना ऑरा बताया ना, वेस्टर्न मीडिया के थ्रू अपना ऑरा बना लिया था कि हम बहुत खतरनाक हैं, हमसे लगोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उनके हर चाल को, और इंटेलिजेंस जो मोसाद कहता है कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है, 7 अक्टूबर को 250 लोगों को उठा लाया हमास। क्या इंटेलिजेंस है जी, और क्या मिलिट्री पावर है? तो कुछ नहीं है। वो
अब इस स्थिति में जंग, जमीनी जंग तो इजराइल कर नहीं सकता। कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करे इजराइल, तेल अवीव मतलब 2-3 हफ्ते में तेल अवीव तक कब्जा हो जाएगा। ये स्थिति है आईडीएफ की। अगर तेल अवीव में जॉर्डन के रास्ते सब लोग घुसना चाहे, अगर 150 किलोमीटर है वहां से, लगभग 150 किलोमीटर, तो जॉर्डन से अगर घुसे तेल अवीव, तो हमें लगता है कि 2-3 हफ्ते में वो फतह कर लेगा इजराइल। ऐसी स्थिति हो गई है इजराइल की। आज भी उसका केवल अमेरिका का दिखा करके, फ्रांस से बात करके, इधर उधर मीडिया मैनेजमेंट करके, झूठी खबरें फेंक करके, फेक वीडियो बना करके कैसे कैसे वो अपने को बचा रहा है। अच्छा, इस्लामिक तौर तरीका लड़ाई का जो होता है, खamenei साहब भी, चाहे हुती हो, चाहे ये लोग भी तो कोशिश करते हैं ना कि आम इंसान जो बेगुनाह लोग हैं उन पर ना किया जाए, नहीं तो एक बार उनको, उनके ऊपर हमला ना किया जाए, मिलिट्री बेस पर हमला हो। एक दिन 28,000 लोग बैठ के फुटबॉल मैच देख रहे थे, वहां से ऊपर से मिसाइल गई, तो अगर चाहते हैं तो हिजबुल्ला मार देते, उसको स्टेडियम में गिरा देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो जाके मिलिट्री पहाड़ के अंदर एक मिसाइल गिरी, लेकिन किसी भी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि इजराइल इसका ठीक उल्टा करता है। इजराइल हमेशा बेगुनाहों को निशाना बनाता है, मजलूमों को, जिनका कोई मतलब नहीं है इस लड़ाई से, आम इंसान को निशाना बनाता है। ये दोनों की सोच में फर्क है। अगर ईरान ये चाह दे कि अब हमको इंसानी जान की फिक्र नहीं करनी है, तो सारी मिसाइलें एक साथ छोड़ देगा, क्या कर लेंगे, बचा पाएंगे उसको? लेकिन कोशिश करता है कि अभी तक इस ग्रुप ने, फिलिस्तीन ग्रुप ने अभी तक यही कोशिश किया कि आम यहूदी का नुकसान ना हो किसी भी ऑपरेशन में। अभी जितना 12 दिन की जंग में ईरान की मिसाइलें गई, वो हाइफा बंदरगाह पे, सॉरी, बरगुरियन एयरपोर्ट पर गिरी, हाइफा उस पर बंदरगाह पे गिरी, मोसाद के हेडक्वार्टर पे गिरी। हमेशा मिलिट्री ऑपरेशन पे ही, इस्टेब्लिशमेंट पे ही हमला हुआ। आम नागरिकों, अब कोई बिल्डिंग में आ गया, मर गया, उसकी अलग बात है। 30,000 बिल्डिंगों का नुकसान का वहां की गवर्नमेंट ने इंटरनल सर्वे किया है कि नुकसान है उनका। जी। अभी इजरायली सांसदों के जरिए से एक पब्लिक से वो लोग अटैच हुए, उन्होंने हंगामा खेजी करी खूब और पब्लिक से कहा कि अब बंकरों में रहने को तैयार हो जाओ। ये बड़ा हमला होने वाला है ईरान की तरफ से। तो ये जो सवाल है या इससे कि क्या खुद इजराइल की एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि इस तरह से हवा बनाई जाए, पहले से कोई माहौल तैयार किया जाए? देखिए, सरकार जो है वो अपने नागरिकों को अलर्ट करती है, क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है। इधर ईरान भी अलर्ट मोड पे होगा, ऐसा नहीं है। और हुती, यमन, सारे लोग जो भी इस लड़ाई में शामिल होते हैं, इवन कोई लड़ाई में नहीं भी है तो भी अलर्ट तो हर कंट्री होता है, क्योंकि चाहे इंडिया हो, कोई कंट्री हो, हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो अचानक से हमला पिछली बार शुरू हुआ, अब ये डर है इस वक्त कि पहले तो ये था कि ईरान हमला नहीं करेगा, इजराइल ने पहले हमला किया तो उसके जवाब में ईरान ने हमला किया। अभी इजराइल को ये भी डर है कि कहीं ईरान पहले हमला ना कर दे, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं और अपने नागरिकों को एक आदत बना रहे हैं कि भाई कितना जल्दी आप कहाँ बंकर होगा और वहां आप जाकर के सुरक्षित हो सकते हैं। इसमें कोई पॉलिसी नहीं है, ये उनकी इंटरनल अपना तैयारी है, क्योंकि डर तो उन्हें भी है ना कि इस बार हो सकता है ईरान पहले हमला कर दे। कहीं जरूरी थोड़ी है कि इस बार, देखिए, जब तक फिलिस्तीन नहीं बनता तब तक तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। और इतना प्रेशर है आम पब्लिक का, उस प्रेशर की वजह से टर्की, अरब, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट, सारे लोग, भले बादशाह अमेरिका परस्त है लेकिन अवाम फिलिस्तीन के पक्ष में है। इस प्रेशर की वजह से ये लड़ाई को आर पार लड़ना ही पड़ेगा, ना चाह के भी लड़ना पड़ेगा। जी। सॉरी, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ईरान की खास रिपोर्ट थी कि 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल पर ईयर बनाने का टारगेट है उनका। क्या ये सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रेटजी कही जाएगी या खुला चैलेंज वेस्टर्न वर्ल्ड को? देखिए, ईरान अकेले नहीं बना रहा है मिसाइल,
पता नहीं कितना हजार मिसाइल बना के रखा है। और ईरान जी ने तो कहा कि अभी तो हमारी 6-7 साल पुरानी मिसाइलें यूज हुई हैं, अभी लेटेस्ट मॉडल तो सब बचा हुआ है। मिसाइल रूस, चाइना सब मदद कर रहे हैं ना ईरान की, केवल असेंबल करना है, कुछ बनाना नहीं है, सब असेंबल करना है बस। ऐसा नहीं है कि कुछ बनाना होगा। इतनी बड़ी तैयारी कोई आज से थोड़े 15-20 साल, 30 साल हाँ, से, 40 साल पुरानी से ईरान तैयारी कर रहा है, कोई नई बात नहीं है इसमें। जी चलिए, बहरहाल एक और अलग से थोड़ा सा चलते हैं फिलिस्तीन की तरफ, गाजा की तरफ। तो एक सनसनीखेज रिपोर्ट कहती है कि फिलिस्तीनियों को ड्रग में झोंकने की तैयारी चल रही है। क्या ये अगर ऐसा हो रहा है तो क्या नई किस्म की वार स्ट्रेटजी कहिएगा, या बिना गोली चलाए नस्ल को तबाह करने का काम है ये? देखिए, ये सब तो अभी फिलहाल इस पर कोई कुछ नहीं कंट्रोल कर सकता है, या इस तरह की बातें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जहां राशन नहीं पहुंच पा रहा है वहां ड्रग्स पहुंच जा रहा है। कैसे पहुंच रहा है? जहां दवाइयां नहीं पहुंच पा रही, जहां जी कुछ जी, नहीं। यही कहना चाहता मैं इन खबरों को गंभीरता से नहीं लेता। ये एक वेस्टर्न मीडिया की चाल हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे ड्रग्स और ये सब चीजें वहां खाने के लाले पड़े हैं। ड्रग्स क्या फ्री में कोई देता है? ड्रग्स के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना, कोई फ्री में नहीं देता है ड्रग्स। ड्रग्स भी खरीदना पड़ता है, चाहे दुनिया में कहीं भी ड्रग्स हो। एक आध बार तो आदत डालने के लिए लोग दे देते हैं, लेकिन बाद में खरीदना ही पड़ता है। अभी फिलिस्तीनियों के पास ये पैसे हैं, जहाँ आटा नहीं मिल रहा है, जहाँ चावल नहीं मिल रहा है, वहां ड्रग्स कहाँ से खरीद पाएंगे? फ्री उरी कुछ नहीं होता है, और ना अभी इस तरह की चीजें पब्लिक में कोई इस तरह की खबर नहीं है। ये सब कोई फेक न्यूज चला रहा है। चलिए, बहरहाल न्यूज आई थी तो मैंने कहा आपसे वो कर लें, साझा कर लें इसको। ना इजराइल रिपोर्ट कहती है। वेस्टर्न मीडिया मत देखा जी, नहीं नहीं, वेस्टर्न मीडिया वेस्टर्न का मीडिया मसला देखा ही नहीं मत। था। बिल्कुल, मैंने तो उसको कब का छोड़ दिया। कुछ खबरें आ जाती हैं जो सामने ऐसी, तो इस पे ये था कि सवाल इस पे असल में ये उठ रहा था कि चलिए, आपने जैसा कहा कि फ्री कोई नहीं देता, लेकिन जब वो हर तरह से भूख से नहीं तोड़ पा रहे हैं, मार के नहीं उनको हटा पा रहे हैं, तो फिलिस्तीनी नौजवानों को नशे की तरफ ढकेलना जो है, ये साइलेंट जेनोसाइड भी तो कहा जा सकता है इसको। मतलब आदत नहीं डालने नहीं, के बराबर हो सकता इतना आसान नहीं होता है। चप्पे चप्पे पर नजर है वहां पे, हमास पूरे कंट्रोल में है। इतना आसान नहीं है इन सब चीजों को। देखिए, 200 आदमी को उठा के ले गए अफ्रीका, जब वो भारी बारिश हो है। रही जी थी, जी। लेकिन वापस लाना पड़ा ना उनको। ऐसा नहीं हम्म। है, वो सारे लोग बहुत अलर्ट मोड पे हैं वहां, ऐसा कुछ नहीं होने देते। अच्छा, एक सवाल आपसे, बिल्कुल जो आप अक्सर कहते रहते हैं उसी से मुताल्लिक है, और ये सवाल हमारे नाज़रीन की तरफ से है कि अब अगर ईरान पर हमला होता है, या ईरान और इजराइल के दरमियान कोई झगड़ा या लड़ाई इस तरह की शुरू होती है, तो क्या ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही महदूद रहेगी, या फिर पूरी दुनिया इसकी आग में झुलस जाएगी? नहीं नहीं, कोई दुनिया नहीं झुलसेगी, और ये लड़ाई सिर्फ फिलिस्तीन और यूक्रेन तक ही रहेगी। यूक्रेन और फिलिस्तीन एक साथ चलेगा। फिलिस्तीन का हल होते ही यूक्रेन अपने आप हल हो जाएगा, लेकिन फिलिस्तीन का मसला हल किए बगैर यूक्रेन भी हल नहीं होगा। ये तो आप जान लीजिए। इस दो जंग के बाद अब किसी की स्थिति ऐसी नहीं है, कोई इस काबिल अब नहीं है जंग करने के। सब लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में दौर से गुजर, और यूरोप ही तो जंग करता है ना। यूरोप की स्थिति तो इतनी खराब है कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्सेप्ट किया कि यूरोप कमजोर होता जा रहा है। तो एक जंग, यूक्रेन की जंग में तो यूरोप की इकोनॉमी क्रैश करने जा रही है, अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश कर रही है। सभी लोग इतना मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। आज इजराइल घूम घूम के समर्थन मांग रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है उसको। इवन यूएन के अंदर वोट तक देने में लोग दूरी बना लिए अमेरिका से। इसीलिए ना कि हर आदमी की, हर कंट्री की इस वक्त इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, कोई लड़ने की स्थिति में नहीं है। और सबको पता है कि अगर हम लड़ेंगे तो फायदा अमेरिका का होगा, क्योंकि हथियार तो सब तो हथियार के लिए तो अमेरिका के ही भरोसे बैठे हैं ना। अमेरिका के पास तो हथियार है नहीं, तो लड़ाई होगी कहाँ से? इतना हथियार जो बर्बाद हुआ यूक्रेन के युद्ध में, सारा अमेरिका का हथियार, यूरोप का हथियार सब खत्म हो गया। अकेले रूस ने सबको निपटा दिया। और फिलिस्तीन का युद्ध जब से शुरू हुआ, फिलिस्तीन और इजराइल का, तो बचा खुचा यहाँ काफी नुकसान हुआ इन लोग का।
और जैसे ही ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं इजराइल को। तो अमेरिका क्या फ्री में थोड़ा ही दे रहा है कुछ? अमेरिका फ्री में कुछ नहीं देता है। फ्री में बस वो वायरस देता है। वायरस वो इसलिए देता है कि उसे एंटी वायरस बेचना है, इसलिए देता है। चलिए